नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल की और देखेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मराठा शासनकाल से उनके बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं मराठा शासन। मराठा शासन की शुरुआत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कब से शुरू हुआ? तो 1741 में। 1741 में भास्कर पंत जो थे ये रघुजी तृतीय के क्या थे? सेनापति थे। इन्होंने रतनपुर के कलचुरी रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया था। कब? तो 1741 में। कौन किया था? तो भास्कर पंत किया था। और भास्कर पंत थे कौन? तो रघुजी तृतीय के क्या थे? सेनापति थे। ये रघुजी तृतीय कहाँ के आपके शासक थे? तो ये नागपुर के शासक थे और उनके सेनापति कौन थे? भास्कर पंत थे। एक्चुअल में ये जो भास्कर पंत हैं ये उड़ीसा अभियान के लिए निकले थे, लेकिन मार्ग में छत्तीसगढ़ पड़ने के कारण इन्होंने रतनपुर पर भी आक्रमण कर दिया। और उस समय रतनपुर के शासक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया और वहां क्या कर लिया? रतनपुर को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर आपका अस्थायी सेना छोड़ दिए और दोबारा कहां चले गए थे? ये आपके उड़ीसा अभियान के लिए चले गए थे, जहां पर उड़ीसा अभियान में भास्कर पंत की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जैसे ही भास्कर पंत के बाद हम लोग अगला देखते हैं तो भास्कर पंत के बाद ये दोबारा यहाँ पर रघुनाथ सिंह का क्या हो गया था? शासन हो गया था, ठीक ना। रघुनाथ सिंह और इन्हीं का क्या हो गया था? शासन आरंभ हो गया था, ठीक। फिर से इन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था रतनपुर पे और शासन कर रहे थे। इसके बाद अगले जो आते हैं वो आते हैं आपके बिंबाजी भोसले। आपको याद रखना है, बिंबाजी भोसले दोबारा यहाँ पर आक्रमण करते हैं और छत्तीसगढ़ को अपने कब्जे में लेते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र, याद रखिएगा, स्वतंत्र मराठा शासक होते हैं। यानी कि इनका अपना एक मंत्री या दरबार होता है, ठीक ना। इनका एक अपना मंत्रालय या फिर दरबार होता है और ये स्वतंत्र पद्धति से क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। इनके बारे में और देखते हैं तो इनका मेन जो काम था वो याद रखना है। इन्होंने ही परगना पद्धति का क्या किया था? विचार दिया था या संकल्पना किया था, ठीक ना। यानी परगना पद्धति होना चाहिए ऐसा विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बिंबाजी भोसले ही थे, याद रखिएगा। साथ ही इन्होंने राम टेकरी मंदिर का भी निर्माण कराया था और दूधाधारी मठ जो है उसका भी जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। ये दूधाधारी मठ कहाँ है? तो आपको याद रखना है, रायपुर में है। और इसका जीर्णोद्धार कौन करवाए थे? तो आप याद रखिएगा कौन करवाए थे? बिंबाजी भोसले। इसके बाद अगले शासक जो आते हैं वो आते हैं व्यंकोजी भोसले। व्यंकोजी भोसले जो होते हैं ये आपके ये आपके नागपुर से ही शासन संभालते हैं। ये क्या करते हैं? नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का शासन संभालते हैं और नागपुर से शासन संभालने के लिए ये एक प्रथा प्रारंभ करते हैं जिसको बोलता है सूबेदारी प्रथा, ठीक ना। याद रखिएगा, ये अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको शासन दे देते थे? तो सूबेदारों को दे देते थे और ये सूबेदार ही छत्तीसगढ़ पर क्या करते थे? शासन संचालन करते थे। अब याद रखना है, इस सूबेदारी प्रथा में कुल 8 सूबेदार क्या किए गए थे? नियुक्त किए गए थे। उन 8 सूबेदारों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा सीजी व्यापम में पूछा जाता है। सीजी व्यापम में पूछा जाता है या फिर सीजीपीएससी में भी पूछा जाता है, याद रखना है। तो जितने भी सीजी वाले एग्जाम है उनमें आपका सूबेदारी प्रथा में सूबेदारों के क्रम को पूछता ही है। तो इसमें पहले जो सूबेदार आते हैं वो आते हैं आपके कौन? महिपत राव। याद रखिएगा, प्रथम सूबेदार कौन आते हैं? तो महिपत राव। इनके बारे में कुछ विशेष बात, तो इनका सबसे पहला बात याद रखना है कि प्रथम सूबेदार थे कौन? तो महिपत राव। इनको बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। प्रथम सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव थे। और इनके ही शासनकाल में यूरोपीय यात्री कौन सा था? तो यूरोपीय यात्री था आपका फॉरेस्टर। याद रखना है, फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। इनके बाद अगला जो सूबेदार नियुक्त हुए वो कौन थे? विट्ठल राव। इनको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके आईएमपी हैं।
विठल राव ही कौन थे? परगना पद्धति की शुरुआत की थी। ठीक, यहां संकल्पना करके चले गए थे और उसको लागू कौन किए? तो विठल राव लागू किए थे, आपको याद रखना है। और इनके शासनकाल में कौन आया था? तो यूरोपीय यात्री ब्लंट आया था। उसके बाद अगले शासक होते हैं, अगले सूबेदार होते हैं कौन? भवानी कालू। इनके बारे में कोई खास नहीं है, तो इनके बारे में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इनके बाद अगले आते हैं आपके केशव गोविंद। तो याद रखना है केशव गोविंद के बारे में। तो केशव गोविंद जो थे वे सर्वाधिक समय तक शासन संचालन किए थे, यानी सूबेदारों में सबसे अधिक समय तक कौन टिका रहा था छत्तीसगढ़ में? तो केशव गोविंद। ठीक, इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कौन आया था? तो कोलब्रुक। याद रखना, यह भी यूरोपीय था, यह भी आया था किसके शासनकाल में? केशव गोविंद के। इसके बाद अगले जो सूबेदार होते हैं वो होते हैं बीकाजी गोपाल। याद रखना, बीकाजी गोपाल, इन्हीं के शासनकाल में पिंडारियों का आक्रमण हुआ था। याद रखना है, या फिर पिंडारी उपद्रव करके देता है, तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो बीकाजी गोपाल के। उसके बाद अगले जो आते हैं वो है सखाराम हरि। सखाराम हरि के बाद सीताराम टांटिया। उसके बाद अगले आते हैं यादव राव दिवाकर। तो आपको यादव राव दिवाकर को भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये अंतिम सूबेदार थे। बार बार पूछता है प्रथम को और अंतिम को, तो प्रथम और अंतिम तो याद ही होना चाहिए। साथ में दूसरा को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, जो कि है कौन? विठल राव। विठल राव को याद रखने का जरूरत क्यों है? क्योंकि इन्होंने परगना पद्धति की की थी? शुरुआत की थी। अब जैसे ही आपका सूबेदारी प्रथा समाप्त होता है, सूबेदारी प्रथा समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ का शासन कहां चला जाता है? आपका ब्रिटिश अधीन चला जाता है। ब्रिटिश अधीन शासन क्यों चला जाता है? तो जो रघुजी तृतीय होते हैं, ठीक ना, जो कि अगले मराठा शासक होते हैं, या इनके इनके क्या थे? उत्तराधिकारी जो होते हैं रघुजी तृतीय, ये थे आपके अल्पवयस्क। अल्पवयस्क मतलब इन्होंने अपना जो 18 वर्ष का उम्र होता है उसको पार नहीं किया था, तो इनको क्या बोला जाता है? अल्पवयस्क। ठीक ना, तो रघुजी तृतीय क्या थे? अल्पवयस्क थे। इसी के कारण जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ का शासन संचालन किया था, और अंग्रेजों ने यहाँ का शासन संचालन करने के लिए अधीक्षकों की नियुक्ति की थी। छत्तीसगढ़ का शासन संचालन करने के लिए अधीक्षकों की नियुक्ति की थी। अब इनमें भी हम लोग क्रम देख लेते हैं, तो 6 अधीक्षक आपके नियुक्त हुए थे। ठीक, तो 6 अधीक्षक कब से कब तक थे? तो 1818 से लेकर 1800 आपके 30 तक क्या हुए थे? जो अधीक्षक थे वो नियुक्त हुए थे। तो इसमें भी आपको पहले को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो पहले कौन थे? तो कैप्टन एडमंड। ये कब नियुक्त हुए? तो 1818 में कैप्टन एडमंड का अधीक्षक के रूप में, छत्तीसगढ़ के अधीक्षक के रूप में नियुक्ति हुआ था। तो इनको याद रखना है। प्रथम अधीक्षक अधिकतर बार पूछा गया है, तो प्रथम अधीक्षक कौन थे? तो एडमंड थे। एडमंड के बाद अगले आते हैं एगेन्यू। एगेन्यू जो थे वो 1818 से लेकर 1825 तक रहते हैं। 1825 तक रहते हैं, और इनका मेन काम को आपको याद रखना है। तो ये क्या किए थे? जो ब्रिटिश कार्यालय है उसको कहां के, या ब्रिटिश मुख्यालय है उसको रतनपुर से कहां ले गए थे? रायपुर ले गए थे। साथ ही रतनपुर से राजधानी को भी रायपुर ट्रांसफर कर लिए थे। और इन्होंने क्या किया था? आगे देखें तो इन्होंने परगना का भी पुनर्गठन किया था। पहले 27 परगने थे, उसको 8 परगनों में क्या कर दिया था? पुनर्गठित कर दिया था। साथ ही रायपुर को, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, रायपुर को क्या बनाए थे? ब्रिटिश मुख्यालय बनाए थे। पहले रतनपुर था, रतनपुर से रायपुर को ब्रिटिश मुख्यालय बना दिए थे। और इन्हीं के शासनकाल में परलकोट विद्रोह भी हुआ था। आपको याद रखना है, इन्हीं के शासनकाल में परलकोट विद्रोह भी हुआ था। उसके बाद अगले आते हैं कैप्टन हंटर। तो हंटर के बारे में उतना कुछ याद नहीं रखना है। इनका शासनकाल कब था? तो 1825 से था। ठीक, इनके बाद आगे आते हैं आपके कैप्टन सैंडिस। सैंडिस के बारे में आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? तो जो शासकीय कार्य है उसमें अंग्रेजी का प्रयोग को शुरू किया था। ठीक ना, यानी अब तक क्या होता था? आपका मराठी भाषा यूज होता था, तो उसके जगह में क्या कर दिए थे? अंग्रेजी को प्रयोग में लाए थे। साथ ही 2 ताहूददारी बनाए थे। कौन कौन सा? तो लोरमी और तरेंगा। आपको याद रखना है, 2 ताहूददारी का भी निर्माण किए थे, जो था लोरमी और तरेंगा।
इसी के साथ आपको याद रखना है डाक तार सेवा का भी विस्तार सैंडिस ने किया था। इनके बाद अगला आता है विल्किंसन। विल्किंसन का भी आपको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, आपको इनका सन याद रखना है। कब तक थे तो 1828 से 1829 तक इनका यहां पर शासन रहा। इसके बाद आते हैं आपके कैप्टन क्राफर्ड, याद रखना है कैप्टन क्राफर्ड। ये क्या थे तो अंतिम अधीक्षक थे जो छत्तीसगढ़ में नियुक्त हुए थे। कौन? कैप्टन क्राफर्ड अंतिम अधीक्षक। तो आपको पहला याद रखना है और आखिरी, ये दोनों तो याद ही रखना है, साथ में आपको सैंडिस और एगन्यू को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आता है आपका जो पुनः भोसला शासन, यानी कि ब्रिटिश तक कब से कब तक था तो ये 1818 से लेकर 1830 तक था। इसके बाद रघुजी तृतीय क्या हो गए? वयस्क हो गए। रघुजी तृतीय जैसे ही वयस्क होते हैं, क्राफर्ड द्वारा इन्हें क्या सौंप दिया जाता है? यहाँ का शासन संभालने के लिए सौंप दिया जाता है। ठीक, अब देखिए राज्य का शासन अब ये क्या करते हैं? रघुजी तृतीय नागपुर में रहते हैं और ये छत्तीसगढ़ में शासन संचालन के लिए क्या करते हैं? जिलेदारों की नियुक्ति कर लेते हैं। जिलेदारों की नियुक्ति में इन्होंने 8 जिलेदार का नियुक्ति किया था, यानी 8 जिलेदार द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया? शासन संचालन किया गया। 8 में से आपको पहला और आखिरी को ही याद रखना है। तो पहले कौन थे तो कृष्णा राव, याद रखिएगा पहले जिलेदार कौन थे? कृष्णा राव। और अंतिम कौन थे तो गोपाल राव। जैसे ही 1853 में आपके रघुजी तृतीय का मृत्यु होता है और रघुजी तृतीय की कोई संतान नहीं थी, या बोल सकते हैं इनका कोई वारिस नहीं था। जैसे ही इनका मृत्यु होता है उस समय आपका डलहौजी का एक हड़प नीति वाला शासन चल रहा था। उसके अनुसार यदि आपका उत्तराधिकारी नहीं है, यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो वहां का शासन किसके अंडर चले जाता है तो ब्रिटिश अधीन चले जाता है, या फिर ब्रिटिशों के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ का शासन भी किसके अंडर चला गया था तो आपके ब्रिटिश अधीन चला गया था। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें और आप लोगों तक लाइव क्लासेस में ला सकूं। धन्यवाद।